सिटीजनशिप चैप्टर नंबर 6 दैट इज सिटीजनशिप ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग ने 5 चैप्टर्स अपने चैनल्स पे डाल दिए हैं। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से लिंक नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 दैट इज सिटीजनशिप। और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे कोई भी टाइप का एग्ज़ाम्स हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप में क्वेश्चन ये आता है पहले कि सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आप देखोगे तो जब किंग्स हुआ करते थे उस टाइम पे, राइट, जब किंग्स हुआ करते थे तो वहाँ पे सिटीजनशिप की ज़रूरत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि किंग्स इससे लेना देना नहीं था कि सोसाइटी में वेलफेयर करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम होता था और किसी भी तरह का डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं थी। इसलिए किंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अब वो उसके सिटीजन्स का क्या हालत है या फिर वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उनको सिर्फ क्या करना रहता था, उनके पास एक ही ऑप्शन रहता था अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को एक्वायर करो। और लैंड एक्वायर होने के बाद फिर क्या होता था कि वहाँ पे लोगों से काम करवाया जाता था और उनसे टैक्स वसूले जाते थे। लेकिन वो टैक्स का पैसा लोगों के वेलफेयर में खर्च करना है, ये कभी भी इंटेंशन नहीं होता था। ये जो कंसेप्ट है कि जो टैक्स का पैसा है वो लोगों के वेलफेयर में ये करना है, ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के अंडर में आता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका सिटीजनशिप। तो जब वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ जब बोलते हैं ना कि आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, तो उन्होंने अपने अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए भी ध्यान दिया और देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनके वेलफेयर का काम नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो किंग है वो अभी तक सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहा था। अंडरस्टैंड? तो होता क्या है कि पहले ऐसे ही था कि हाँ ये था, लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही डेमोक्रेसी आई, जब डेमोक्रेसी आती है तो वहाँ पे जनता उसको चुनती है जो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो जब ऐसा कोई पर्सन जो जनता द्वारा चुना गया है या फिर पब्लिक के थ्रू चुना गया है, सो ही हैज़ टू वर्क फॉर द पीपल, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो सिटीजनशिप है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो हर कंट्री जो भी डेवलप हुई है उन्होंने क्या किया है, अपनी जनता के लिए एक सिटीजनशिप प्रोवाइड किया। अब इस सिटीजनशिप का इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, देखते हैं। पहला, सिटीजनशिप होने से क्या होता है कि अगर सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई प्लान लाया है, राइट, गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई प्लान लेके आया है, वो उसका बेनिफिट हमारे सिटीजन को मिलेगा, राइट। फॉरेन कंट्रीज़ के तो सिटीजन को नहीं मिल सकता। दूसरा चीज़ क्या होता है, ड्यू टू द सिटीजनशिप गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द पर्टिकुलर पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी कंट्री का सिटीजन है तो वो कंट्री बाउंड है आपके प्रोटेक्शन के लिए। चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी यहाँ पे जा रहे हो, अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम होती है तो आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसके पास होती है, आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वहाँ की गवर्नमेंट उठाती है। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिटीजनशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एयरलिफ्ट देखा होगा, या तो अभी कोविड ही देख लो ना। कोविड में गवर्नमेंट क्या कर रही है, वंदे भारत करके एक प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके थ्रू क्या कर रही है, गल्फ कंट्री से इंडियंस को इवैक्यूएट कर रही है और उनको इंडिया में लेके आ रही है। तो ये क्यों कर रही है गवर्नमेंट? क्यों? क्योंकि वो हमारे सिटीजन हैं, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है। यानी कि अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो सब आपके लिए क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो सिटीजनशिप का ये तो आप गेन करते हो कंट्री से, लेकिन इसके बदले में आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पे द टैक्सेस, राइट। बिकॉज इसी से क्या होता है, गवर्नमेंट इसी पैसे का इस्तेमाल करके आपके वेलफेयर के लिए काम करेगी। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ द सिटीजनशिप। ठीक है, मीनिंग आपने समझ लिया, सिग्निफिकेंस आपने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो 2 टाइप के लोग रहते हैं, यानी कि इंडिया एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, यहाँ पे 2 टाइप के लोग रहते हैं। एक तो वो इंडियन जो इंडिया के ही हैं, राइट, और एक दूसरे होते हैं जो फॉरेन से इंडिया में रहते हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स, फॉरेन कंट्रीज़ के टूरिस्ट। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्री के टूरिस्ट यहाँ पे रहते हैं, किसी काम से आए हुए रहते हैं, किसी ने यहाँ पे मैरिज कर लिया है, शादी कर लिया है, किसी भी तरह से वो इंडिया में रह रहे हैं। तो वो सभी कंट्री के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं, राइट। यहाँ पे देखो लिखा है एलियंस।
और इंडिया में इसलिए बोला जाता है कि दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तो इंडियन सिटीजन रहते हैं और दूसरा क्या होता है, फॉरेन एलियंस रहते हैं, राइट। तो फॉरेन एलियंस जो होते हैं वो, अब उसमें भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जैसे कि अपना देखो इंडियन सिटीजन और फॉरेन एलियंस, राइट, फॉरेन एलियंस। और फॉरेन एलियंस में भी दो टाइप के एलियंस होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियन और एक होता है आपका एनिमी एलियन, ठीक है। अब फ्रेंडली एलियन कौन होते हैं? फ्रेंडली एलियन का मतलब होता है ऐसे कंट्री के लोग जो कि जिसका इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, रिलेशन विथ इंडिया इज़ वेरी गुड, देन सच टाइप्स ऑफ कंट्रीज पीपल आर कॉल्ड एज अ फॉर फ्रेंडली एलियन, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यूएसए, कनाडा, यूके एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, यानी कि ऐसे कंट्री जिनका हिस्ट्री में इंडिया के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहा है, उन कंट्रीज़ के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंडली एलियंस। लेकिन कुछ कंट्री के लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इंडिया का डिस्प्यूट रहा है, जैसे कि पाकिस्तान कंट्री का पर्सन, ठीक है, बांग्लादेश, चाइना, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। तो इस कंट्री के पर्सन अगर आते हैं इंडिया में तो उनको ट्रीट किया जाता है एज अ एनिमी एलियन, ठीक है। सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि एलियन कौन होते हैं। एलियन वो हर पर्सन होता है जो इंडिया में या तो घूमने आया, या तो रहने आया, इंडिया का सिटीजनशिप लेने आया, काम करने आया। सो ऑल दीज पीपल्स आर अ एलियन। फिर उसमें भी हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, कुछ फंडामेंटल राइट्स दे के रखे हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दे के रखे हैं। वो फंडामेंटल राइट्स हैं आपका आर्टिकल नंबर, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 32 तक है। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेन एलियंस को भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फंडामेंटल राइट्स फॉरेन एलियंस को दिए जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए होते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो बाइफर्गेशन है, इसमें जो रेड वाला इस साइड आपका दिख रहा है, ये बता रहा है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इंडियंस के लिए, ये सिर्फ इंडियन को मिलते हैं, ये फॉरेनर्स को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसा एक अलग से लिस्ट बनाऊं कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आप उसमें ये लिख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है, इंडियन के लिए है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉरेन एलियंस, राइट। तो जिसमें है आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 20 और 30, यानी टोटल कितने 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंडियन के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियंस, इट इज़ नॉट एट ऑल फॉर फॉरेनर कंट्रीज। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। देखो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15 बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, there is no discrimination on the ground of religious, race, caste, sex and place of birth, right। यानी कि आपको इन 5 ग्राउंड्स पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये फॉरेन एलियंस के लिए नहीं होता है, बिकॉज वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग दैम, right, foreign peoples, we are discriminating foreign peoples on the ground of place of birth, यानी कि they are from different countries, that's why we discriminate with them, that's why article number 15 is not applicable for the foreign aliens, right। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि फॉरेन एलियंस के लिए आपके पास कोई भी फंडामेंटल आर्टिकल नंबर 15 नहीं है, बिकॉज हम लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो अगर आप दिल्ली का लाल किला देखने जा रहे हो और आप इंडियन हो तो आपसे सिर्फ 30 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं पर पर्सन। लेकिन अगर वो फॉरेनर है तो ही हैज़ टू पे 500 रुपीज़ पर पर्सन। वाई? बिकॉज ही इज़ अ फॉरेनर, ही इज़ नॉट अ इंडियन, और वो टूरिस्ट वीज़ा पे इंडिया में आया है, दैट्स वाई ही हैज़ टू पे मोर दैन इंडियन, अंडरस्टैंड। So that's why we are in this way we are discriminating with them, understand। It is every country is discriminating because it is a rule that you are foreigner and you are coming here for the tourist, as a tourist, so you have to spend more, right। और उनके लिए जैसे कि अगर हम लोग ने 500 रुपया लिया तो दिस इज़ नॉट मच अमाउंट फॉर देम, बिकॉज उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली $2 $3 ही है, जो कि हमसे भी कम है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ नॉट अ मैटर, बट
मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहता था कि वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग ड्यू टू अ पर्सन इज अ फॉरेनर, राइट, ही इज नॉट अ इंडियन। सेकेंड है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया है कि एवरी वन हैज़ अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि पर्सन हु आर लिविंग इन इंडिया हैज़ अ इक्वल अपॉर्चुनिटी एनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात इससे की जा रही है गवर्नमेंट जॉब से। आपको लगता है कि क्या फॉरेनर को इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि करना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इज ओनली फॉर इंडियन, इट इज नॉट फॉर द फॉरेनर, understand, because Indian understand better and foreigners will not do their work as the job required, understand? So that's why we are also discriminating. We are not at all providing any government job to the foreigner, right? नेक्स्ट इज व्हाट, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 में टोटल कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जिसका सब क्लॉज है 19 सब क्लॉज ए, 19 सब क्लॉज बी, ठीक है। तो 19 सब क्लॉज ए, यू हैव अ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, आपके पास सोचने और उसको एक्सप्रेस करने का राइट है, ठीक है। जैसे कि आपको लगता है कि गवर्नमेंट खराब है तो आप अपनी सोच को सोशल मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन फॉरेन पर्सन जो इंडिया में रहता ही नहीं है उसके पास कोई राइट्स नहीं है कि वो यहाँ के लोगों, यहाँ की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, बिकॉज ये यहाँ पे रहता ही नहीं है। उसको कैसे पता होगा कि यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या काम किया, राइट? तो दे डोंट हैव अ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, वो अपने कंट्री में जाके कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया में रहकर वो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन गिवन टू द फॉरेनर्स, राइट। आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज है। अब सब क्लॉज बी है आर्टिकल नंबर 19 का, राइट टू ऑर्गेनाइज, राइट टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, जैसे यूनियन बना सकते हो, जैसे कि रिक्शा यूनियन होता है, रेलवे मजदूर यूनियन होता है, तो सब में आपने देखा होगा इंडिया में सब लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, राइट। लेकिन क्या ये राइट्स हम फॉरेनर्स को भी दे सकते हैं क्या? नहीं, राइट, बिकॉज जब यहाँ पे वो काम ही नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट कमिंग टू वर्क, डू देयर वर्क एंड दे विल वन डे दे विल गो, राइट, दे विल वेंट, तो देन what is the use of making the organization? That is the reason this fundamental rights has not been given to a former people कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं बना सकते, अंडरस्टैंड। थर्ड थिंग इज व्हाट, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट। अब आप सोचो कि राइट टू प्रोटेस्ट फॉरेनर्स को दे दिया जाए, सपोज करो राइट टू प्रोटेस्ट अगर फॉरेनर को दे दिया जाता है तो क्या होगा, होगा ये कि अगर किसी नेता को अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है तो क्या करेगा, बांग्लादेश से गरीब लोगों को लाएगा, पाकिस्तान से गरीब लोगों को लाएगा 500-500 रुपये में और बोलेगा यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, जबकि ऐसे लोग इंडिया में रहते भी नहीं, उनको ये भी नहीं पता है कि हमारी गवर्नमेंट में कैसे काम करते हैं। सो क्या ऐसे लोगों को ये राइट्स किसी को मिलना चाहिए? ये राइट सिर्फ उसी को मिलना चाहिए जो यहाँ पे रहता है और उन चीज़ों को देख रहा है, राइट। सो दैट्स वाई दिस राइट इज ऑल्सो नॉट गिवन टू द फॉरेनर्स पीपल। सो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो फॉरेनर पीपल को नहीं दिए गए हैं, राइट, आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू। आर्टिकल नंबर 29 बोलता है रिलीजियस कल्चरल फ्रीडम, कल्चरल फ्रीडम, राइट। अब आप सोचो क्या हम लोग फॉरेनर को उनका कल्चर फॉलो करने की आज़ादी दे सकते हैं इंडिया में? अब उनका कल्चर होगा कि बुल फाइट करना, जैसे कि स्पेन में होता है, राइट। हमारे यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो ऐसा करोगे तो वो एनिमल क्रूएलिटी एक्ट में आ जाएगा, राइट। समटाइम्स किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट्स भी हो सकता है, सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है ये। तो इसीलिए गवर्नमेंट उनका अपना कल्चरल प्रैक्टिसेस को इंडिया में अलाउड नहीं करती, बोलती भाई तुम्हारा जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो अपने कंट्री में अलाउड है, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपको इंडिया के कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आप ऐसा कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस नहीं कर सकते जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो या तो यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता हो, तो आप ऐसा कोई भी कल्चरल जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म यहाँ पे नहीं करोगे, हाँ। और आपको यहाँ पे अपने इंडिया के जो कल्चर्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो दीज आर द सम फंडामेंटल राइट्स विच इज़ ओनली फॉर इंडियन, इट इज़ नॉट एट ऑल फॉर foreigner peoples, right? So you have to by heart this, right? Article number 15, article number 16, article number 19 and article number 20 and article number 30। अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो सर यहाँ पे तो समझ में आ गया कि हाँ ये फॉरेनर को नहीं दिया है, लेकिन इसका यूज़ जो आपने एलियंस में बताया था, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस, उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि फ्रेंडली एलियंस जो होगा उसको हम लोग ये सारे फंडामेंटल राइट्स देंगे, लेकिन अगर वो एनिमी एलियंस होगा तो उसमें इनमें से भी
ये जो आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22 वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 20 ये है कि अरेस्ट से प्रोटेक्शन फ्रॉम द अरेस्ट, राइट। किसी को अरेस्ट करने से पहले क्या होता है कि आपको ये दिखाना पड़ता है, वारंट दिखाना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं कि अगर वुमन है तो फिर उसको रात को हम लोग उसको रात को अरेस्ट नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट मेडिकल, राइट। सो ऑल दिस थिंग हैज़ बीन डन, राइट, ड्यू टू व्हेन द अरेस्टेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 22 इज ओनली applicable to the foreign alien, it is not applicable for the enemy aliens, right? So yeah, understand, पार्ट 2 आर्टिकल नंबर 5 to 11 के बीच में रखा गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी आर्टिकल्स को प्रॉपरली देखते रहेंगे, अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं पार्ट 2, यही बोला गया आर्टिकल नंबर 5 to 11। अब इसमें हम लोग पहला आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल नंबर 5। एक्चुअली हुआ क्या था कि शायद आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, राइट। इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, और एक बात वहाँ पे बोली गई थी कि जो भी हिंदू पाकिस्तान के अंदर रहना चाहता है पाकिस्तान में रह सकता है, और जो भी मुसलमान अगर इंडिया में रहना चाहता है तो वो इंडिया में रह सकते हैं, अंडरस्टैंड। ये बात हुई थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा, और जब इंडिया और पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में एट्रोसिटीज़ होने लगी, उनको मार के भगाया जाने लगा, तो वो भाग के कहाँ पे आए, इंडिया में आए। तो इस बात से क्या हुआ, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में आए और बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि उस टाइम पे हमने अपना सिटीजनशिप जो ये एक्ट था ये बना नहीं पाए थे। हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा और कौन पाकिस्तान का सिटीजन होगा, अंडरस्टैंड। यानी कि हम लोग ये डिसाइड करना था कि एग्जैक्टली इंडिया के सिटीजन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। इसीलिए जब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो फाइनली 1955 में हम लोग ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया, और ये सिटीजनशिप एक्ट 1995 में बना, और उसमें हम लोग ने सारे कंडीशन डाले जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, उसमें सारे कंडीशन हम लोग ने डाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन में आर्टिकल नंबर 5 में बोला है कि ऐसा अ पर्सन who born in India, right, a person who born in India must be considered as a citizen of India only when his mother or father or grandfather or grandmother must be a citizen of undivided India, understand। ये बोल क्या रहा है कि अगर यहाँ पे कोई पैदा होता है तो उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी जब उसके मम्मी या पापा या तो उससे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया का सिटीजन होगा, अंडरस्टैंड। तो आर्टिकल नंबर 5 सेज दिस दैट कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 इट इज क्लियर दैट कि पर्सन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया और इंडिया टू पाकिस्तान डजेंट मैटर, बट यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 5 बोल रहा है ऐसे बच्चों के लिए बोल रहा है जो इंडिया में पैदा हुए हैं। दिस इज ओनली फॉर अ चाइल्ड हु बॉर्न इन इंडिया, राइट। Come to the article number 6, right? You don't have to remember these articles because this article is not important. In this chapter, only article number 9 and article number 11 is important. So don't try to just understand कि हो क्या रहा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहा है जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में, अंडरस्टैंड। यानी कि वो पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, अ पर्सन हु वाज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट द कंडीशन इज व्हाट, आइदर ऑफ हिज मदर और फादर और हिज ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ऑफ देम वन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ undivided India. Yeah, he is citizen of India or his grandfather or grandmother is a undivided citizen of India. Understand? So article number 16 is for article number 6 is for those person who is migrated from Pakistan to India. Do you understand? हुआ भी ऐसे ही था कि जब बोला तो गया था हिंदू को वहाँ पे रह सकते हैं, बट उनको रहने नहीं दिया गया, तो इसीलिए वहाँ से वो बहुत सारे लोग भाग के आए थे, बहुत सारे हिंदू सिख भाग के आए थे, जैसा कि आप गदर मूवी में और मिल्खा सिंह मूवी में देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 बोलता है
ऐसे पर्सन, कुछ पर्सन ऐसे थे, सपोज करो, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, फिर कैसा हो जाएगा आपके लिए, ईजी हो जाएगा। ये हुआ क्या था देखो, ये तो डिसाइड हो गया था कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा। उस टाइम पे जैसे आपका मुंबई है, वैसे ही उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कराची, ठीक है, इस्लामाबाद, ये बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। और आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में सबसे बड़ा जो पार्ट गया था वो पंजाब का गया था। पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन पंजाब का बोलते ना कि 1/3 पार्ट पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। सिंध प्रांत और वो सब पूरा का, खैबर पख्तूनख्वा, सब पंजाब का पार्ट था, जो कि कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। हुआ क्या था कि उससे पहले तो बहुत सारे पंजाबियों का जो गांव होता था ना, गांव, वो हमारा जो पंजाब, आज का पंजाब दिख रहा है, वहाँ पे होता था। और उनका जो, उनके लिए जो शहर होता था वो क्या होता था, लाहौर, ठीक है, कराची, ये सब क्या था, शहर थे उनके, सिटीज़ थे। तो आपने देखा होगा अभी भी बहुत सारे लोगों का, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार से आए हुए लोगों का जो गांव होता है, वो उनका गांव नॉर्मल होता है, लेकिन वो लोग शहरों में आके बस जाते हैं। तो ऐसे ही पंजाब में भी था कि जो हमारा इंडियन वाला साइड था, यहाँ पे पंजाबियों का, सिखों का गांव हुआ करता था, और वो जो बिजनेस करते थे वो कराची और वहाँ पे दूर करते थे। तो जब ये बात डिसाइड हो गई कि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, और ये भी डिसाइड हो गया कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहता पाकिस्तान में रह सकता है, जो मुस्लिम इंडिया में रहना चाहता इंडिया में रह सकता है, तो बहुत सारे पंजाबियों ने, जिनका गांव इंडियन पंजाब में था, उन्होंने अपना गांव छोड़ के शहरों की तरफ, यानी पाकिस्तान के साइड जाना मुनासिब समझा, क्योंकि वहाँ पर उनका घर था, उनका बिजनेस चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया कि वो लोग वहाँ पे मूव कर गए। तो पहले वो लोग क्या हुआ, इंडिया से पाकिस्तान में गए थे, वो इंडिया में थे, लेकिन इंडिया से कहाँ गए, पाकिस्तान गए। और ऐसे यहाँ पे डेट दिया गया है 3 मार्च से पहले, 3 मार्च 1947 से पहले जो भी हिंदू या फिर जो भी लोग इंडियन थे वो पाकिस्तान गए, लेकिन पाकिस्तान में रहने के लिए गए, लेकिन वो रह नहीं पाए, और फिर उनके साथ अत्याचार हुआ, और फिर रिटर्न इंडिया आए। ऐसे लोगों के लिए सिटीजनशिप कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल नंबर 7। यानी आर्टिकल नंबर 7 ऐसे लोगों के लिए सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है जो पहले इंडिया से पाकिस्तान में गए, और पाकिस्तान से वो फिर इंडिया आए। यानी कि 3 मार्च से पहले अगर वो इंडिया से पाकिस्तान में गए थे, तो और फिर वो वापस रिटर्न आते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि 3 मार्च से पहले हो गए थे फिर वापस आए थे? तो आपने देखा होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा 19 जुलाई 1948 से परमिट सिस्टम स्टार्ट हो गया था। यानी कि एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी, ये देखना चाहती थी कि कितने लोग बाहर से आ रहे हैं। एक्चुअली उसके पीछे रीज़न ये था कि बहुत सारे लोग जब अपना घर बाहर छोड़ के आते थे, तो उनके लिए रहने के लिए टेंट, खाने के लिए खाना, दवाइयाँ, ये सब प्रोवाइड करानी पड़ती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए क्या करने लगी, परमिट सिस्टम देना स्टार्ट कर दी। परमिट सिस्टम से ये पता चलता था कि कितने लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं और वो कहाँ पे हैं, क्योंकि क्या होता था उसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके रहते थे, तो उनका मिलने में भी आसानी होती थी, मिलाने में भी आसानी होती थी। तो इस तरह से परमिट सिस्टम चालू किया, और उस परमिट सिस्टम का यूज़ करके 1955 में ये डिसाइड हुआ कि कौन इंडिया का सिटीज़न है और कौन पाकिस्तान का सिटीज़न है। तो आर्टिकल नंबर 6 ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया में आए, आर्टिकल नंबर 7 उन लोगों के लिए है जो पहले इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है। और फिर आर्टिकल नंबर 8 उन बच्चों के लिए है जो कि आउटसाइड इंडिया पैदा होते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं कि जो इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं, वो इंडिया का सिटीजनशिप तब क्लेम कर पाएंगे जब उनके मम्मी पापा दोनों में से एक कोई इंडिया का सिटीजन होगा, या तो उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोनों में से एक कोई अनडिवाइडेड इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है। इस तरह से आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8 ये काम करते हैं। तो आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट काम वाली बात है वो है आर्टिकल नंबर 9, राइट। आर्टिकल नंबर 9 बोलता है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीमेड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ वॉलेंटियरली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। स्टेट में यहाँ पे मतलब क्या है, फॉरेन कंट्री से। अब इसका बोलने का मतलब समझो, ये क्या बोल रहा है कि इंडिया का अगर कोई बंदा है और वो इंडिया का सिटीज़न है और उसने वॉलेंटियरली किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बंदे को उसका इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, या तो ये समझा जाएगा कि उसने अपना इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दिया है। अंडरस्टैंड?
कहने का मेरा मतलब है इस पूरे आर्टिकल से एक बात पता चलती है कि इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप वाला कंसेप्ट यूज़ किया है। सिंगल सिटीजनशिप, बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होता है, लेकिन इंडिया ने इस आर्टिकल के थ्रू बता दिया है कि हमारे यहाँ पे कौन सा सिस्टम चलेगा, सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम चलेगा। ठीक है, अब सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम और ड्यूअल सिटीजनशिप सिस्टम, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम क्या है बताता हूँ मैं। देखो, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में क्या है कि एक पर्सन है, उसके पास दो सिटीजनशिप होता है, एक तो एज अ अमेरिकन पीपल और एक तो वो जिस स्टेट में रहता है वो स्टेट भी उनको क्या देती है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल वो न्यूयॉर्क का है तो न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट भी उसको एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी कि हाँ द पर्सन इज बिलोंग फ्रॉम द न्यूयॉर्क। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। इंडिया में आपके पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट होता है, दैट इज इंडियन पासपोर्ट होता है। ठीक है, बट in foreign countries they have where the dual citizenship is applicable, तो वहाँ पे पहले तो कंट्री का सिटीजनशिप होता ही होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, एक आपका क्या होता है, एक स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। राइट, स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। स्टेट का सिटीजनशिप का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आपके पास इंडिया का भी सिटीजनशिप हो, उसके साथ साथ में आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र का भी सिटीजनशिप हो। ठीक है, अब आपके एक दिमाग में एक बात आई रहेगी, क्यों महाराष्ट्र में तो डोमासाइल चलता है, लेकिन डोमासाइल को आप सिटीजनशिप नहीं बोल सकते। क्यों? डोमासाइल क्या है आपको बता देता हूँ कि जो डोमासाइल है ये जस्ट इसलिए बनाया जाता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को, यानी जहाँ पे आप जिस स्टेट में आप रह रहे हो उसको आप इन्फॉर्म करते हो कि मेरा बर्थ प्लेस कहीं और है, ठीक है, बट मैं अब यहाँ पे ही रहने वाला हूँ और जो भी फैसिलिटीज स्टेट की तरफ से मिलेगी वो मुझे यहीं पे मिलनी चाहिए। अंडरस्टैंड? ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या करते हो, डोमासाइल बनवाते हो। तो डोमासाइल में क्या होता है, ये जो इट इन्फॉर्म्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू लिव हियर ओनली एंड वॉट एवर द बेनिफिट्स हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी गेन बाय दिस एरिया ओनली, यानी कि जो पर्सन होगा वो यहीं से वो सिटीजनशिप को, वो जो जितने भी बेनिफिट्स है उसको लेने वाला है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यहाँ का सिटीजनशिप मिल गया। हाँ, डोमासाइल की वजह से आपको स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, उसका हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे ऐसा क्यों किया जा सकता है। ठीक है, बट अभी के लिए समझो कि डोमासाइल इट्स नॉट अ सिटीजनशिप, इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 19 क्या बोलता है कि अगर आपने वॉलंटियरली किसी कंट्री का सिटीजनशिप लिया तो आपका जो सिटीजनशिप होगा वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहोगे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर आप सबको पता होगा तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, इज ऑल्सो अ सिटीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि अभी तो आर्टिकल नंबर 9 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो उसका इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, इसका मतलब अमिताभ बच्चन इंडिया का सिटीजन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वॉलेंटियरली, यानी कि जानबूझकर खुद से जाके वहाँ का सिटीजनशिप लेना, उसको बोलते हैं वॉलेंटियरली सिटीजनशिप। अमिताभ बच्चन स्विट्जरलैंड के पास नहीं गए थे कि आप मुझे सिटीजनशिप प्रोवाइड करो। एक्चुअली जब अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा फेमस थे तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने उनको अपना सिटीजन मान लिया था। अमिताभ बच्चन वहाँ पे किसी भी तरह से नहीं गए थे सिटीजनशिप के लिए। अब आप ही बताओ कि अगर कोई कंट्री आपको अपना सिटीजन मान ही लेती है तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही अमिताभ बच्चन उस टाइम पे एक फेमस पर्सनालिटी थे और स्विट्जरलैंड का जो जीडीपी है ज़्यादातर टूरिज्म पे डेवलप होता है, तो वो अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अमिताभ बच्चन को कंसिडर किया था एज अ सिटीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। अब इसमें आप बताइए क्या अमिताभ बच्चन गए थे वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए? नहीं। अब वो कंट्री ने मान लिया अमिताभ बच्चन को अपना सिटीजन, तो क्या अमिताभ बच्चन उनके ऊपर अटैक कर देने चाहिए कि नहीं, आपने कैसे माना? अंडरस्टैंड? तो वो कंट्री का एक रिस्पेक्ट था अमिताभ बच्चन के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अमिताभ बच्चन को अपना सिटीजनशिप दे दिया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमिताभ बच्चन के पास स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट है। एक्चुअली होता क्या है, वो है इंडिया का सिटीजन और उनके पास इंडिया का ही पासपोर्ट है, लेकिन जैसे ही वो इंडिया से उड़ के स्विट्जरलैंड में जाएंगे
तो स्विट्जरलैंड में जाने के लिए पहली बात तो उनको वीज़ा नहीं लगेगा, स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट विल नॉट आस्क वीज़ा टू द अमिताभ बच्चन, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे ही वो स्विट्जरलैंड की धरती पे कदम रखेंगे वैसे वो वहाँ के सिटीजन हो जाएंगे, उनको एज अ टूरिस्ट ट्रीट नहीं किया जाएगा। जो भी बेनिफिट्स एक स्विट्जरलैंड पर्सन को मिलता है वो बेनिफिट्स अमिताभ बच्चन को मिलने लगेगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉलंटियरली, यानी यहाँ पे वर्ड लिखा है कि जानबूझ के अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो ही उसका सिटीजनशिप जाएगा, अदरवाइज उसका सिटीजनशिप नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की, ठीक है। अब आपके दिमाग में भी आ रहेगा कि अक्षय कुमार इज ऑल्सो हैविंग सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक्चुअली क्या हुआ था कि अक्षय कुमार का जब स्ट्रगलिंग टाइम था तो जब उनको इंडिया में जॉब नहीं मिला था तो वो चले गए थे कनाडा में, राइट। तो कनाडा में गए थे, तो कनाडा में उन्होंने क्या किया था, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। और आपको पता है कनाडा में 2 साल रहने के बाद वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाती थी, राइट। लेकिन जब वो कनाडा में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किए थे और उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया था कनाडियन गवर्नमेंट का, तो वो वापस इंडिया में आ गए और उनको फिल्में मिलने लगी और वो यहीं पे फिल्में बनाने लगे और उन्होंने कभी फिर से रिटर्न जाके अप्रोच नहीं किया। और जब तक वो फिल्में मतलब यहाँ पे बनाना स्टार्ट किए उससे कुछ ही दिनों के बाद उनको क्या मिल गया, कनाडा की गवर्नमेंट ने उनका सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उन्होंने कनाडा की गवर्नमेंट ने उनको अपना सिटीजन बना लिया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या कि जैसे कनाडा की गवर्नमेंट ने उनको अपना सिटीजन बनाया, उनका इंडियन सिटीजनशिप क्या हुआ, खत्म हो गया बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 9, ठीक है। तब उस टाइम पे एक्चुअली जो ये अक्षय कुमार है कभी कनाडा में गए नहीं कैंसिल करवाने के लिए सिटीजनशिप, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लाइफ लॉन्ग वीज़ा ले लिया इंडिया में रहने का, ठीक है। तो अभी जो अक्षय कुमार है इंडिया में वो लाइफ लॉन्ग वीज़ा पे है, यानी कि इंडिया का वो वीज़ा लेते हैं लाइफ लॉन्ग, तब जाकर वो इंडिया में रह पाते हैं। बट नाउ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ कनाडा। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आर्टिकल नंबर 9? तो आर्टिकल नंबर 9 में जो ध्यान देने वाली बात ये है वॉलेंटियरली, ठीक है। जो है ये पावर है, ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन मस्ट बी पुट इनटू द सिटीजनशिप एक्ट सो दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज़ टू फॉलो ऑल द कंडीशन। कहने का मतलब जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, आप 3 साल अगर इंडिया में रहे उस कंट्री में रहते हो सो यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप, बट इन इंडिया इट इज़ 7 ईयर्स। सो ये जो कंडीशंस डालने का काम है, कंडीशंस रिमूव करने का काम है, किसको सिटीजनशिप देना है किसको सिटीजनशिप नहीं देना है, ऑल दिस पावर हैज बीन सेंट्रलाइज्ड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इससे रिलेटेड कोई भी काम नहीं होगा। जब ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए कि जो सिटीजनशिप वाला मैटर है ये कौन से लिस्ट में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा? सो बट ऑब्वियस ये किस में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी पावर है, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आपका ये है काम है वो, यानी कंडीशंस है, रूल्स बनाना है, रेगुलेशंस बनाना है, किसको सिटीजनशिप देना है नहीं देना है, ये सारी पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ये स्टेट के हाथ अंडर में नहीं आता है। अंडरस्टैंड? तो आर्टिकल नंबर 2 दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट सेज दैट ऑल द पावर ऑफ द सिटीजनशिप इट हैज बीन सेंट्रलाइज्ड इनटू द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट जो डिसाइड करेगी वही होगा, उसके अलावा और कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि इंडिया का सिटीजनशिप लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए या इंडिया के सिटीजन कौन कौन इंडिया का सिटीजन है और कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। चलो अब हम लोग देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। सिटीजन अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप 1955, ठीक है, ये जो एक्ट बना था 1955 में, लेकिन ये एप्लीकेबल कब से हुआ पता है आपको, ये 1946 से ही एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। और ऐसे एक्ट को हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा एक्ट जो बना बाद में लेकिन अप्लाई बहुत पीछे से हो रहा है, यानी कि सपोज करो आज कितना 14 दिसंबर है, तो अगर ये एक्ट 14 दिसंबर से बना है तो नॉर्मली जो एक्ट होते हैं, जो नियम बनते हैं वो इस दिन से या इसके आगे वाले दिन से लागू होते हैं। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ होते हैं वो आज तो बने हैं लेकिन ये जो कमेंट्स होंगे वो बहुत पीछे से जाके कमेंट्स होंगे। अंडरस्टैंड? सच टाइप्स ऑफ लॉज आर कॉल्ड एज अ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। तो जो आर्टिकल इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, जो कि बना तो 1955 में था लेकिन इसको लागू कभी से किया गया था, लागू कब से माना गया, 1946 से माना गया, ठीक है।
ठीक है, तो यही सब यहाँ पे दिया है। इसका मेनली ये जो सिटीजनशिप एक्ट है बहुत बार अमेंड हो चुका है वैसे, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट हुआ है 2003 में हुआ है, जिसको हम आगे देखेंगे। और भी अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कि अगर मैं आपको आगे बताऊं तो यहाँ पे देखो, इसका अमेंडमेंट हुआ 1987 में हुआ है, ठीक है, 1992 में हुआ है, फिर 2003 में हुआ है, फिर 2005 में भी हुआ है, ठीक है। तो इससे बहुत बार हुआ है, लेकिन बहुत बार हुआ, लेकिन इसमें हम लोग याद रखेंगे 4, 1 2 3 4, 1987, 1992, 2003 और 2005। आप देखोगे यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट अपने चीज़ों को, यानी कि अपने चीज़ों को सुधार के फिर प्रेजेंट करती है, यानी कि एक्ट में अमेंडमेंट करके उसको सुधारती रहती है, ठीक है। तो जो पहला है इसमें ये बोला गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली 1955 एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी बंदा इंडिया का सिटीजन कैसे ले सकता है ये बताएगा। तो नेक्स्ट है एक्वाजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि इंडिया में आप कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो। तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। अब इंडिया में आप 5 तरीके से, पहला है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन, और ये छठवा ऐड किया गया है स्पेशल प्रोविजन एज अ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड। इसको हम लोग बाद में ऐड करेंगे, पहले हम लोग 5 करते हैं, ठीक है। यानी कि इस एक्ट के थ्रू 5-6 तरीके से इंडिया में लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब कैसा है कि अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा होता है, इंडिया में बॉर्न होता है, बॉर्न इन इंडिया, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप कहलाएगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, मदर एंड फादर बोथ मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी माँ और बाप दोनों ही अगर इंडिया के सिटीजन होंगे तो ही वो बच्चे को इंडिया का सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। एक्चुअली इसके पहले क्या था, इसके पहले का मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था, जब हमारा ये बना था तो उस टाइम पे ये बोला गया था कि कोई भी बच्चा अगर इंडिया में पैदा होता है, कोई भी बच्चा XYZ, टॉम डिक हैन हैरी, कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो वो इंडिया का सिटीजनशिप माना जाएगा, नो मैटर कि उसके मॉम एंड डैड कहाँ से हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, बहुत सारे गरीब कंट्री के लोग, हम लोग भी गरीब ही थे लेकिन हमसे भी गरीब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पुअर कंट्री के लोग आए और उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ बॉर्न किया, और बच्चे की वजह से बच्चे को भी इंडिया का सिटीजन मिल गया और उन दो माँ और बाप को भी यहाँ का सिटीजनशिप मिल गया। तो ऐसा इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें चेंजेस लाए। 1987 में चेंज किया और बोला कि दोनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है, आइदर ऑफ हिज पेरेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि दोनों में से, उसके पेरेंट्स के दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो इससे भी क्या हुआ कि बहुत सारे बाहर की कंट्री के आदमी या औरत आते थे, इंडिया में शादी कर लेते थे और उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाता था, अंडरस्टैंड। सो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से 2003 में चेंज किया और बोला कि मॉम एंड डैड दोनों ही इंडिया के होने चाहिए। मॉम एंड डैड जब दोनों ही इंडिया के होंगे तभी किसी बच्चे को बाय बर्थ इंडिया का सिटीजनशिप माना जाएगा। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है बाय विच वे यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू कैन से दैट बाय बर्थ आई एम इंडियन, राइट, बिकॉज योर मॉम एंड डैड बोथ आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो और आपका जो जन्म है वो भी इंडिया में ही हुआ है, दैट इज द रीजन बाय बर्थ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इसमें से किसी की मॉम एंड डैड, अगर मॉम एंड डैड मीन्स कोई भी एक क्या होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो फिर तो इसमें अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल गांधी में अगर देखोगे तो मॉम क्या है, वो जो फादर है वो तो इंडियन है, लेकिन जो मदर है वो क्या है, इटालियन है, राइट, सोनिया गांधी। अब राहुल गांधी बाय बर्थ सिटीजन होंगे, हाँ होंगे, क्यों, क्योंकि जब एक्चुअली जो अपने सोनिया गांधी थी वो जब इंडिया में आई शादी करके, तो बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू उन्होंने इंडिया का सिटीजनशिप एक्सेप्ट किया था और वो इंडियन सिटीजन हो गई। और जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों जब इंडिया के सिटीजन हो गए तो उनका जो बेटा होगा अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो बाय बर्थ इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंड। सो इस तरह से सिटीजन ऑफ इंडिया का जो बाय बर्थ है इसको इतनी बार अमेंडमेंट किया गया, ऐसे ऑलमोस्ट सभी सिटीजन को दिया गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट को हिंदी में बोलते हैं वंश के आधार पर, लेकिन जो दूसरा वाला है ना उसके लिए है जो इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं। अ चाइल्ड हु बॉर्न आउटसाइड इंडिया मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट
देयर इज सम कंडीशन। कंडीशन क्या है कि आइदर फादर और मदर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अभी के सिचुएशन में। लेकिन पहले क्या था, पहले ये था कि जो हमारा इकोनॉमी था ना वो क्लोज इकोनॉमी था, जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता था, हम लोग का इंटरनेशनल मार्केट से या बाहर के देशों में आना जाना नहीं था। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आते भी जाते थे तो क्या होता था, मेनली मेल जाते थे, आदमी जाते थे। और कभी कभी क्या होता था, वो लोग जाते थे तो वहाँ पे कोई फॉरेनर लोग पसंद आ गए तो वहाँ पे लोग शादी कर लेते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पर रूल बनाया था कि अगर कोई बच्चा फॉरेन में पैदा होता है और इफ ही इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, हिज फादर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि बेस किस कौन था, फादर था, कि अगर फादर सिटीजन होगा इंडिया का तो ही उस बच्चे को इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है, ऐसा नियम था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे जीपीएल, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन करके दो एक बोलते ना रिफॉर्म्स हुए। और हम लोग ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड के लिए खोल दिया और जो इंटरेक्शन था वर्ल्ड के साथ हमारा ज़्यादा होने लगा। और अब फीमेल भी फॉरेन जाने लगे। जब फीमेल फॉरेन जाने लगी, अब भाई मेल को पसंद आ सकती तो फीमेल को भी तो कोई मेल पसंद आ सकता है फॉरेन में। तो जब फीमेल ने शादियां करना स्टार्ट की और जब बच्चे हुए तो उनको उस इंडिया का सिटीजनशिप मिले ना। क्यों? क्योंकि नियम के हिसाब से तो फादर क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। तो इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया और गवर्नमेंट ने क्या किया, 1989 में 1973-89 में उन्होंने क्या किया, 87 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये बोला कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि या तो माँ या तो बाप, दोनों में से कोई भी अगर इंडिया का सिटीजन है तो द चाइल्ड मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बट उसके लिए एक और कंडीशन डाली कि चाइल्ड का 1 साल होने से पहले, बिफोर completing 1 year, the father or mother has to register the child into the Indian embassy। यानी कि 1 साल से पहले जब बच्चा 1 साल का होने से पहले उसको इंडियन एम्बेसी में क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि उस कंट्री में वॉर चल रहा हो और वो 1 साल में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ना करवा पाया हो। तो इसके लिए ये बोला गया था कि ठीक है, आप 1 साल में नहीं करवा पाए तो आप जब करवाने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि ये बच्चे के पास और किसी कंट्री का सिटीजनशिप नहीं है। जब आप ये एफिडेविट दोगे तो क्या होगा कि आपका ये बच्चे को इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। तो मत समझ में आया, बाई बर्थ क्या है, बाई डिसेंट क्या है। बाई बर्थ मतलब ऐसे बच्चे जो इंडिया में पैदा हुए थे, बाई डिसेंट उनके लिए जो बाहर के पैदा हुए थे। और मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी बता दिया कि ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद है बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आपके जान पहचान के फॉरेन कंट्री में गए होंगे और आपको पता चला रहेगा वो वहाँ के सिटीजन बन गए, मेनली अमेरिका, कनाडा। ठीक है, यहाँ के लोग क्यों, क्योंकि वहाँ हर जगह पे बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हर कंट्री का जो कंडीशन होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए जाते हो तो वहाँ पे अगर 3 साल तक आप कंटिन्यूसली यूएसए में रहते हो तो आप यूएसए की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप कनाडा जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ शायद 2 ही साल है। ठीक है, तो इस तरह से हर कंट्री का अपना अपना कंडीशन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इंडिया का भी सिटीजनशिप लिया जा सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से है। ऑलरेडी आपको पता है इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए अपने कंडीशन में चेंज किया। फॉरेन कंट्री के अलावा इंडिया में 7 ईयर्स तक रहना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी को इंडिया का सिटीजनशिप लेना है सो ही हैज़ टू स्टे इन 7 ईयर्स इन इंडिया, ही हैज़ टू स्टे फॉर 7 ईयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो 7 साल। और उसमें भी जैसे कि 1 से लेके 6 ईयर तक वो इंडिया से बाहर आ जा सकता है। लेकिन 7वें साल के बाद अगर उसको सिटीजनशिप के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है, तो 6ठे साल से लेकर 7वें साल तक के बीच में वो इंडिया को नहीं छोड़ सकता। दिस इज़ अ कंडीशन। यहाँ से 1 to लेके 6 ईयर तक वो इंडिया से बाहर अपने नेटिव प्लेस पे, अपना नेटिव कंट्रीज़ में आ जा सकता है। बट आफ्टर 6 ईयर अगर उसको 7वें साल के बाद अप्लाई करना है तो वो इंडिया से बाहर नहीं जाना
चाहिए, या अगर वो 8वें साल में अप्लाई करता तो 7वें से 8वें साल के बीच में वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। दिस इज़ अ कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ही शुड नॉट बी अ ही डोंट हैव एनी क्रिमिनल चार्जेस इन हीज कंट्री। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई बंदा आया है, बंदी आई है, तो उसके ऊपर उसके कंट्री में कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो क्रिमिनल चार्जेस। कोई भी क्रिमिनल चार्ज होगा तो इंडिया गवर्नमेंट उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करेगी। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन। थर्ड इज व्हाट, ही मस्ट नॉट बी हैंडीकैप। अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये तो गलत है, हैंडीकैप को हम लोग सिटीजनशिप प्रोवाइड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर पूरी दुनिया में बहुत सारे हैंडीकैप हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर हैंडीकैप को गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री कंसिडर एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, कंसिडर एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करती है। और सपोज करो इंडिया ने हैंडीकैप्स को भी सिटीजनशिप देना प्रोवाइड किया, स्टार्ट किया, तो होगा क्या, दुनिया के जिस सभी कंट्री के लोग क्या करेंगे, अपने अपने हैंडीकैप्स क्योंकि उनके लिए लाइबिलिटी है, वो कहाँ पे भेज देंगे, इंडिया में भेज देंगे। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी रूल है कि कोई भी हैंडीकैप पर्सन को अपना सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो वो हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। चौथा, कि वो किसी भी तरह से वो किसी बड़े बीमारी का शिकार नहीं हुआ, यानी कि सफ़र नहीं किया चाहे लास्ट 6 मंथ में। लास्ट 6 मंथ में उसके साथ कोई बहुत बड़ी बीमारी जैसे कि जो क्रिटिकल इलनेस होता है वो नहीं हुआ होना चाहिए। देन ओनली ही कैन बी एबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। ठीक है, उसके अलावा द लास्ट वन थिंग, हम उसी कंट्री के लोगों को अपना सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे जिस कंट्री में हमारे लोगों को सिटीजनशिप मिलता है। मतलब अगर वो USA, UK, ऑस्ट्रेलिया यहाँ का सिटीजन है और वो इंडिया में रहना चाहता है तो हम उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर वो UAE का है, ठीक है, सऊदी अरेबिया का है और भी गल्फ कंट्रीज़ का है, तो हम ऐसे सिटीजन चाहे वो 50 साल इंडिया में रह ले, हम लोग उसको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इन कंट्री में हमारे लोगों इसके कंट्री में हमारे लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलती। चाहे आप 100 साल रह लो, 200 साल रह लो इंडिया में, वो फॉरेन कंट्रीज़ में, गल्फ कंट्रीज़ में, आपको कभी भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब था ये 5 कंडीशंस फुलफिल होगा तो ही क्या हो सकता है, कोई सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो बाय रजिस्ट्रेशन आपको समझ में आया। हाँ, इसमें और एक बात है कि ऐसे बंदे जो फॉरेन कंट्री के डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के क्या डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कि अमेरिका के डिप्लोमेट्स बहुत सालों तक इंडिया में रहते हैं। डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना, काम करने आते हैं, वो बहुत सालों तक इंडिया में रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर 8-10 साल से इंडिया में है तो वो लोग सिटीजनशिप के लिए अलाउ नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो सिटीजनशिप है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर द एनी कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू अगर ये 5 कंडीशन को कोई फुलफिल करता है तो उसके बाद भी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि उसको सिटीजनशिप मिल ही जाएगा। एट द एंड मैंने बोला कि आर्टिकल नंबर 11 के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट के पास सारी पावर होती है कि वो किसी को सिटीजनशिप दे या ना दे। अंडरस्टैंड? समझ में आया मेरी बात? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिटीजनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन क्या है? अभी तो हम लोग ने 3 देख लिया, अब बाई नेचुरलाइजेशन देखते हैं। बाई नेचुरलाइजेशन क्या है? तो बाई नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि कोई ऐसा बोलते ना कि इलाइट पर्सनालिटी, ठीक है, ऐसा कोई फेमस पर्सनालिटी है, VIP पर्सनालिटी है जो वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कोई साइंटिस्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा नेता हो गया, जैसे मदर टेरेसा हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए। ठीक है, ऐसे जो बड़े, जिसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि बहुत प्राउडली हम लोग उनके बारे में बात करते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड, उसने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसे बंदे को हमारी गवर्नमेंट कभी भी इंडिया का बोलते हैं ना कि इंडिया का सिटीजनशिप कंसिडर कर सकती है। ये वही वैसा ही है जैसा कि स्विट्जरलैंड ने अमिताभ बच्चन को किया था, राइट? तो ऐसे हम लोग भी क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी पर्सनालिटी को अपने कंट्री का सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आएगा नहीं मांगने, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इंडिया का सिटीजन बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ
नेचुरलाइजेशन। और नेचुरलाइजेशन में वो जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी को भी इंडिया का सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है, सारे कंडीशंस को दरकिनार करके, ठीक है, सारे कंडीशंस को हटा के उसको क्या कर सकती है, इंडिया का सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकती है। तो बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है नेचर के थ्रू, पर्सन के नेचर के को देखते हुए उसको इंडिया का सिटीजनशिप प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला ऑलरेडी इंडिया के सिटीजन है, इवन शायद बराक ओबामा को भी इंडिया का सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कल इंडिया ने क्या किया, कोई एरिया पर कब्जा कर लिया, कोई जोग्राफिकल एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, या तो किसी ने कोई जोग्राफिकल एरिया इंडिया को एज अ गिफ्ट में दे दिया। तो ऐसा जब जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का पार्ट बनेगा तो उस जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले जितने भी लोग होंगे दे आर ऑटोमेटिकली बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उनको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब कोई एरिया को अगर इंडिया का पार्ट बनाया जाता है तो उस पर रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो बाई डिफॉल्ट इंडिया के सिटीजन होंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? के अकॉर्डिंगली जब एनआरसी आया तो अब क्या किया जा रहा है, उसमें से ऐसे लोगों को फाइंड आउट किया जा रहा है जो कि वहाँ पे इलीगली रहते थे, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ कंडीशंस पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए एक नया टाइप का सिटीजनशिप का कंसेप्ट लेके आई है। इसको हम लोग जब असम वाला देखेंगे तो उसमें हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि आप कैसे सिटीजनशिप को क्या करते हो, एक्वायर कर सकते हो, एक्वाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने सिटीजनशिप को छोड़ सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955 देयर आर 3 वेज टू लॉस द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहला है बाय रिनंसिएशन, दूसरा है बाय टर्मिनेशन और तीसरा बाय डिप्रीवेशन, ठीक है। अब रिनंसिएशन का मतलब कैसा है कि आप क्या कर रहे हो, खुद ही अनाउंस कर, जैसे कि आपने किसी कंट्री में गए और वहाँ का आपको सिटीजनशिप मिल गया तो आप खुद ही गवर्नमेंट को रिनंसिएट कर दोगे, यानी अनाउंस कर दोगे कि मुझे इस कंट्री का सिटीजनशिप मिल गया है, प्लीज़ आप मेरा इंडिया का सिटीजनशिप कैंसिल कर दो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रिनंसिएशन, यानी कि अनाउंसमेंट करना कि हाँ मुझे दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप मिल गया है तो आप प्लीज़ इंडिया का जो सिटीजनशिप है उसको कैंसिल कर दो। दूसरा क्या है, बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन का मतलब कैसा है कि अगर आपने दूसरी किसी और कंट्री का वॉलंटरीली सिटीजनशिप ले लिया है, ठीक है, और आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म नहीं किया, तो जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चलेगा ऑटोमेटिकली आपका जो सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ बाई टर्मिनेशन, ठीक है, बाई टर्मिनेशन। सो बाई रिनंसिएशन हो गया, बाई टर्मिनेशन हो गया। अब क्या है, थर्ड क्या है, बाई डेप्रीवेशन। बाई डेप्रीवेशन का मतलब क्या है, सपोज करो कोई बंदा उसके ऊपर देशद्रोह का केस लगता है, बोलते हैं सेडिशन चार्जेस, सेडिशन चार्जेस उसके ऊपर लगते हैं, यानी देशद्रोह का केस लगता है। तो देशद्रोह का केस कभी लगता है, जब आप किसी अपने ही कंट्री में रहकर अपने कंट्री में रहकर दुश्मन कंट्री के साथ मिलकर अपने कंट्री के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो या अपनी हाईली सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हो, लीक कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो पर्टिकुलर पर्सन अरेस्ट किया जाता है उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगते हैं, यानी देशद्रोह के चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे पर्सन का ऑटोमेटिकली बाय डिप्रीवेशन उसका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाता है। अंडरस्टैंड? सो दिस आर द 3 वेज जहाँ पे जो पर्सन है वो अपना सिटीजनशिप को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इंडिया में जैसे कि आपको पता है, इंडिया में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, और ये जो कंसेप्ट है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया। अब देखो डबल सिटीजनशिप कहाँ पे है, यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है, और एक कंट्री आपका नेबरिंग कंट्री जो बांग्लादेश है वो अपने यहाँ पे क्या करने वाला है, डुअल सिटीजनशिप लाने वाला है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बांग्लादेश अपने यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप क्यों लाना चाहता है। एक्चुअली क्या हुआ है कि बांग्लादेश में आए दिनों बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, तो इस टेररिस्ट अटैक को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश क्या कर रहा है, अपने यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप लेके आ रहा है, ठीक है। अब डुअल सिटीजनशिप से टेररिस्ट का क्या लिंक, तो लिंक ऐसा है कि टेररिस्ट जब आपके कंट्री में आते हैं तो आपके यहाँ पे किसी एरिया में रहते हैं, ठीक है। रहने के लिए वो क्या करते हैं कि जाली डॉक्यूमेंट्स यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं और वो रहते हैं।
लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होने के कारण कैसा होता है, उनको एक डॉक्यूमेंट उन्होंने बना लिया तो क्या होता है कि वो इजीली किसी भी स्टेट में रह सकते हैं। लेकिन अगर डुअल सिटीजनशिप होगा, यानी आपके स्टेट का भी सिटीजनशिप होगा, तो क्या होगा, उनको 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाना आसान है लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो इंडिया में आए और स्टे करके प्रॉपरली बॉम्ब ब्लास्ट करके चले जाएं। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जो बांग्लादेश है उन्होंने क्या किया है, अपने यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप लाने की तैयारी की है, लेकिन अभी तक लाया नहीं है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप में आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं OCI। हुआ क्या था कि एक्चुअली इंडिया से जितने लोग भी बाहर गए थे, ठीक है, इंडिया से जितने लोग भी बाहर गए थे वो उन्होंने फॉरेन में जाके बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही उम्दा काम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। दूसरी चीज़, इंडिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हम लोग ने क्या किया, एक बोलते हैं ना कि एक वो वाला जो बोलते हैं ना इमोशनल कार्ड होता है, वो खेलने की कोशिश की। खोलने मतलब गवर्नमेंट का एक पॉलिसी था, उसमें उन्होंने एक बोला कि जो भी इंडियन लोग हैं जो ओरिजिनली इंडियन है लेकिन वो दूसरे कंट्री में जाके वहाँ का सिटीजनशिप लेकर वहाँ पे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलों में कहीं ना कहीं इंडिया है, तो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इंडिया में आइए और इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो अपने करियर में सक्सेसफुल है, तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे वो लोग शेयर करेंगे, तो हमारे यहाँ पे भी क्या होगा, डेवलपमेंट आएगा। और अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंडियंस हैं अगर वो सब के सब इन्वेस्टमेंट करने लगे इंडिया में, तो हमारा इंडिया बहुत ही जल्दी डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो इसी सोच के साथ हम लोग ने क्या किया, ऐसे लोगों जो इंडिया से ओरिजिनली इंडिया के हैं बट वो अभी किसी डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट अपना सिटीजनशिप लेके रहते हैं, उनके लिए एक कार्ड डेवलप किया, इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड, ठीक है, OCI कार्ड बोलते हैं। ये कार्ड उनको प्रोवाइड किया गया ऐसे लोगों को जो ओरिजिनली इंडिया के थे, और बोला गया कि आप जब चाहिए तब आप इंडिया में आ सकते हो, और आपको ये कार्ड होने पर इंडिया में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब आपको पहले से इंडिया से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इंडिया में आऊँ या ना आऊँ, यानी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन पर फ्लाइट पे टिकट लो, फ्लाइट पे बैठो और आप इंडिया में आ जाओ, और जैसे आपके पास OCI कार्ड होगा तो ऑन द स्पॉट आपका वीज़ा इंडिया में बन जाएगा, ठीक है। उनको और भी फैसिलिटीज़ दी गई, आपको अनलिमिटेड टाइम तक इंडिया में आने का परमिशन है, ठीक है। आपको वीज़ा रिन्यू कराने की जरूरत नहीं, वीज़ा रिन्यू करके मिलता रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ, जैसे कि आप फार्म यानी कि जो फार्म लैंड है उसको नहीं खरीद सकते, और गवर्नमेंट POCs के प्रॉपर्टी से नहीं खरीद सकते। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के जो राइट्स हैं उनको दिए गए थे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अपना जो OCI कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी आप कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका सिटीजनशिप, और यहाँ पे आपका सिटीजनशिप चैप्टर ख़त्म होता है। आज मैंने क्वेश्चन नहीं लाया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सो थैंक यू वेरी मच। आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक्स अ लॉट।